सुपर आर्यन एपिसोड 225। आर्यन और विजय के पिता आपस में बात कर ही रहे थे, तभी विजय के पिता के पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर आर्यन और विजय पीछे मुड़कर देखे तो विजय की माँ और बहन ध्यान से बाहर आ गए थे। जिसे देखकर आर्यन बोला, क्या आप दोनों को इस शरीर में तकलीफ है? नहीं है, ये शरीर तो ऐसा लग रहा है जैसा पहले वाला शरीर हो। विजय की बहन बोली, चलिए बढ़िया है, अब आप सबका विजय से मिलने का समय आ गया है, चलिए हमारे साथ, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनने के बाद तीनों खुश हो गए और आर्यन के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर आर्यन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे आर्यन के साथ विजय के माता पिता और बहन गायब हो गए। दूसरी तरफ विजय अपने दोस्तों के साथ एकेडमी के कैंटीन में बैठा हुआ था, तभी वो अपने दोस्तों के साथ गायब हो गया। जब आसपास बैठे लोगों ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि कृतिका और उसके दोस्त कहाँ गए। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर वो सब प्रकट हुए तो अपने सामने आर्यन को देखकर एक पल के लिए सब शॉक हो गए और आसपास देखने लगे। इस तरह से उन सब ने पहली बार सफर किया था। कुछ पल शॉक में रहने के बाद कृतिका गुस्से में आर्यन से बोली, आर्यन बता के तो ला सकते थे, ऐसे ही गायब कर दिया, हम तो डर गए थे। कृतिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोलने ही वाला था, तभी विजय बोला, आर्यन क्या हुआ तुम्हें? हमसे मिले 2 महीने से ऊपर हो गया है, क्या मेरे परिवार के मम्मी पापा और मेरी बहन के बारे में कुछ पता चला? विजय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, बाहर आ जाइए। आर्यन के इतना बोलते ही आर्यन के पीछे से 3 परछाई बाहर आई, जिन्हें देखकर विजय के आंखों में आंसू आ गए। वही तीनों परछाई के आंखों में भी आंसू आ गई। वो तीनों परछाई विजय के परिवार के लोग थे। अपने मम्मी पापा को फिर से देखकर विजय उनके गले लग गया और रोने लगा। विजय के माता पिता को जीवित देखकर आर्यन के सभी दोस्त थोड़ी देर शॉक में, फिर सभी खुश हो गए। कुछ देर तक वही रहने के बाद आर्यन विजय और अपने सभी दोस्तों से विदा लिया और अपने परिवार से मिलने चला गया। एकेडमी के गायब होने के बाद आर्यन राठौर विला के सामने प्रकट हुआ और नॉर्मल तरीके से घर के अंदर गया। जब आर्यन घर के अंदर गया तो सब खुश हो गए। सबसे मिलने के बाद आर्यन ने अपने डैड को एक पोटली दिया और बोला, पिताजी, इसमें करीब 20 आयामी पत्थर है, जिससे आप सब कभी भी आयामी दुनिया में आकर ध्यान कर सकते हैं। मैं भी आपको वही मिल जाऊंगा, इससे हम जब चाहे मिल सकते हैं। आर्यन की बात सुनकर मिसेस राठौर बोली, आर्यन बेटा, हम जब चाहे तब तुमसे मिल सकते हैं। हाँ, जब चाहे मिल सकते हैं। तो अब मैं चलता है, मेरे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन सभी बड़ों को प्रणाम किया और विला से गायब हो गया। आर्यन जब प्रकट हुआ तो वो आयामी दुनिया में था जहाँ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब घूमने गए हुए हैं। ये देखकर आर्यन ने अपने पास से उल्का पिंडों से प्राप्त ऊर्जा पुंज को बाहर निकाला और उन सबको जांचने लगा। कुछ की शक्ति कमजोर थी तो कुछ की बहुत अधिक शक्तिशाली थी। आर्यन ने सभी ऊर्जा पुंजों को उनकी शक्ति के अनुसार 5 भागों में बांट दिया। उन सबको 5 भागों में बांटने के बाद आर्यन उन सबको 5 पोटली में रख लिया और उन सभी पोटली पर निशान बना दिए। जिसके बाद आर्यन बोला, अब एक इमारत बनाना होगा जिसमें 5 मंजिल होगा, उसके बाद सभी ऊर्जा पुंज को उसमें स्थापित कर दूंगा। इतना बोलकर आर्यन हर्षिता के आने का इंतजार करने लगा। करीब 2 दिन बाद हर्षिता आयामी दुनिया में आई, जिसके बाद आर्यन ने उसे सब कुछ समझा दिया और अपनी योजना के बारे में भी बता दिया। जिसके बाद हर्षिता बोली, भैया ये तो आसान काम है, मैं अभी बना देता हूँ। इतना बोलकर हर्षिता आर्यन के साथ हवेली से बाहर निकल गई। हवेली से बाहर निकलकर हर्षिता ने एक खाली स्थान न ढूंढकर अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगी, जिससे जमीन से मिट्टी उठकर आकृति लेने लगी। कुछ ही समय में आर्यन के सामने एक इमारत था। हर्षिता ने बहुत कम समय में एक इमारत का निर्माण कर दिया था, जिसे देखकर आर्यन खुश हो गया और इमारत के अंदर चला गया। इमारत के अंदर प्रवेश करते ही आर्यन के सामने एक हॉल था। इस इमारत के कोई कमरा नहीं था, सिर्फ हॉल था। ऊर्जा पुंज था। पित करते भी पूरे हॉल में ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी। इमारत में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने पहली पोटली निकाली और उसमें से ऊर्जा पुंज निकाला और उसे हॉल में स्थापित कर दिया। आर्यन के ऊर्जा की लहर को महसूस कर हर्षिता बोली, भैया ये ऊर्जा की लहर तो बहुत शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता कोई अर्थब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के नीचे के योद्धा इस लहर को झेल पाएंगे। सही कहा, इसलिए इस इमारत में वही योद्धा प्रवेश कर सकता है जो अर्थब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के ऊपर का योद्धा हो, और ऊपर के मंजिल पर वही जा सकता है जो यहाँ की ऊर्जा को आसानी से झेल पाए, क्योंकि हर मंजिल पर ऊर्जा की लहर की शक्ति पहले वाली मंजिल से अधिक होगी, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन ने सभी मंजिल पर ऊर्जा पुंज को स्थापित कर दिया। जिसके बाद भी आर्यन के पास कुछ ऊर्जा पुंज बचे थे, जिसे देखकर हर्षिता बोली, भैया बचे हुए ऊर्जा पुंज का क्या कीजिएगा? तुम्हें एक और इमारत का निर्माण करना होगा और वो न होगा अष्टलोक शक्ति साम्राज्य की राजधानी, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर वो सब कुछ समझ गई। उसके बाद हर्षिता और आर्यन इमारत से बाहर निकल गए। उसके बाद आर्यन ने योद्धाओं को बुलाया और उन्हें सब कुछ समझा दिया, जिसे सुनकर सभी योद्धा खुश हो गए, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका शक्ति स्तर बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अब उन सबको उम्मीद थी उन सब का शक्ति स्तर जरूर बढ़ेगा।
सबको समझाने के बाद आर्यन अष्टलोक शक्ति साम्राज्य की राजधानी लौट आया और वहां भी एक इमारत बनाया और उसमें भी ऊर्जा पुंज स्थापित कर दिया। उसके बाद आर्यन ने कुछ नियम बनाए और उस इमारत का नाम रखा शक्ति इमारत। आर्यन ने नियम बनाए थे, वो थे कि हर एक साम्राज्य एक प्रतियोगिता रखेगा, उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से शीर्ष 100 को इमारत में ध्यान करने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रतियोगिता में अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के ऊपर के योद्धा ही भाग ले सकते थे। शक्ति इमारत का निर्माण करने के बाद आर्यन ने कुछ सोचा, उसके बाद एक और इमारत का निर्माण करवाया जिसमें जाने के लिए योद्धाओं को अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के नीचे का होना चाहिए। उनके जाने के लिए एक अलग प्रतियोगिता होने वाला था। आर्यन ने साथ में ये भी नियम बनाए थे, कोई भी योद्धा इमारत में केवल एक बार ही जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि शीर्ष 100 में आने वाला योद्धा दूसरे साल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था। इस खबर को सुनकर सभी योद्धा खुश हो गए। उन्हें विश्वास था कि आर्यन ने जो भी किया है उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साम्राज्य की राजधानी में होने वाले प्रतियोगिता में सभी 8 लोकों का कोई भी योद्धा भाग ले सकता था। सभी कामों को निपटाने में 1 महीने बीत गया। उसके बाद सभी काम अपने पिता के जिम्मे छोड़कर आर्यन पवित्र भूमि की तरफ निकल गया। आर्यन जब पवित्र भूमि पहुंचा तो सभी परिवारों के महाराज आर्यन का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने सभी से पिछली बार वादा किया था कि जब वो लौटेगा तब वो सभी के महल में कुछ समय बिताएगा, जिसे याद कर आर्यन सबके यहाँ कुछ समय बिताने के लिए मान गया और सबसे पहले परिहार परिवार के यहाँ गया। वहां जाने के बाद आर्यन भव्य स्वागत हुआ। कुछ समय वहां रुकने के बाद आर्यन बाकी परिवारों के पास भी रुका। अपने वादे को निभाने के बाद आर्यन रुद्र परिवार के महल में लौट आया। उसके बाद वहां से विदा लेकर आर्यन रुद्र महल की तरफ निकल गया, जहां जाने के सफर में पवित्र भूमि के परिवारों के बहुत सारे युवा योद्धा आर्यन के साथ जा रहे थे। इसलिए आर्यन अपनी शक्ति से एक पल में रुद्र महल के पास नहीं पहुंचा और उन सब के साथ सफर करते हुए गया। इस सफर में रुद्राणी और हेमंत नहीं था, लेकिन रुद्र परिवार के कई युवा योद्धा जरूर जा रहा था, जिनमें रुद्राणी की चचेरी बहन मेहर भी थी। मेहर का घोड़ा आर्यन के घोड़े के करीब ही था। रुद्र महल का रास्ता कई मुश्किलों से होकर जाता था और अभी वो सब जिस मुश्किल से जुगर रहे थे वो एक जंगल था जिसमें शक्तिशाली तिलस्मी जानवर रहते थे। आर्यन के लिए ये मुश्किल बच्चों के खेल से ज्यादा नहीं था, लेकिन बाकियों के बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्हें उम्मीद थी आर्यन के रहते उन सब की मौत नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी युवा योद्धा थे जिन्हें आर्यन की शक्ति और सम्मान से जलन महसूस करते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। आर्यन के साथ करीब 20 युवा योद्धा था। वो सभी अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। वो सब अपने घोड़े पर बैठे जा रहे थे। वो सब चाहते तो उड़ के जा सकते थे, लेकिन ये नियम था कि रुद्र महल तक जाने में कोई भी उड़कर नहीं जा सकता था। पवित्र भूमि के परिवारों के लिए रुद्र महल एक पवित्र स्थल था, इसलिए उस जगह तक जाने के कई नियम थे। सभी तेजी में आगे बढ़ ही रहे थे। तभी सभी को गुर्राने की आवाज सुनाई दी जो एक से अधिक थे। उस आवाज को सुनकर सब आसपास देखने लगे। तभी उनके सामने से एक शेर और एक शेरनी उन सब की तरफ आ रही थी, जिनकी शक्ति को महसूस कर सबने आर्यन की तरफ देखा। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम सब ही लड़ो, अगर मुझे लगा कि मेरी जरूरत है तुम सबको मैं जरूर मदद करूंगा। वैसे भी ये दोनों 8वें स्तर के तिलस्मी जानवर है, मुझे लगता है तुम सब मिलकर इन दोनों को मार सकते हो। आर्यन की बात सुनकर सब तिलस्मी शेर और शनि को देखने लगे। तभी शेर इंसानी भाषा में बोला, आज हम बहुत भोजन मिलेगा। सही कहा तुमने, आज हम भरपेट खाएंगे, शेरनी गुर्राते हुए बोली। शेर और शेरनी की बात सुनकर मेहर गुस्से में बोली, ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसका भोजन करेगा। इतना बोलकर मेहर ने अपने हाथों में धनुष निकाल ली और एक तीर चला दी। ये देखकर बाकियों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और शेर और शेरनी पर हमला कर दिया। अपनी तरफ बहुत सारे हमले को आते देखकर शेर और शेरनी एक छलांग लगाकर बगल में हट गए, जिससे पवित्र भूमि के युवा योद्धाओं का हमला विफल हो गया। ये देखकर आर्यन बोला, एक बात का ध्यान रखना, तुम सब की ये दोनों तिलस्मी जानवरों का दिमाग विकसित हो चुका है, इसलिए तुम सब की तरह ये दोनों भी योजना बना सकते हैं। इसलिए तुम सब भी योजना बनाकर हमला करो। आर्यन की बात सुनकर पवित्र भूमि के सभी योद्धा एक दूसरे को देखने लगे और योजना बनाने लगे। तभी शेर और शेरनी ने अपनी ऊर्जा शक्ति से उन सब पर हमला कर दिया, लेकिन उन सब का ध्यान योजना बनाने में था। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथ को हिला दिया। आर्यन के हाथ हिलाते ही शेर और शेरनी का हमला दूरी दिशा में जाकर एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। उस धमाके से सभी योद्धा का ध्यान हमले की तरफ गया। तभी आर्यन बोला, अगर तुम सब इसी तरह से युद्ध करोगे तो दुश्मन तुम सबको मार डालेगा। युद्ध के बीच अगर नियम बनाने हैं तो दृष्टि दुश्मन पर और दिमाग योजना पर हजों चाहिए, तभी तुम सब दुश्मन के हमले से बच सकते हो। आर्यन खुद शेर और शेरनी को खत्म करके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।